अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू शराइत मुतआकिदैन में थी और अक्सर शराइत कल पेश हो चुके। आज जो हम दर्स पढ़ेंगे इसका भी ख़ुलासा मैं कल पेश कर चुका था, उसके बावजूद आज उसकी थोड़ा सा दोहरा कर इबारत की तरफ चलेंगे। कल मुसन्निफ़ साहब ने, या यूँ कहें कि आज के दर्स में मुसन्निफ़ साहब ये फरमाना चाहते हैं कि अगर आप इस बै को लाजिम करना चाहते हैं, लाजिम का मतलब ये है कि बै के वाक़े होने के बाद दोनों पार्टियों को तोड़ने का हक़ नहीं है, बल्कि वो बै पक्की हो जाएगी। तो अक़द की दो किस्में, एक होता है अक़द लाजिम, दूसरा अक़द जायज़। अक़द जायज़ को जब भी दोनों मुतआक़िद तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं, अक़द लाजिम को नहीं तोड़ सकते मगर ये कि बाहमी रज़ामंदी हो जाए। खूब, तो लुज़ूम के लिए शर्त है कि आप बै में जो चीज़ वाक़े करें, जिसको बेटा एवज़ैन कहते हैं। क्या कहते हैं? एवज़ैन। ठीक है, यानी आप मुझे अपनी बकरी बेच कर देते हैं, मैं आपको पैसे देता हूँ, तो बकरी आपकी मिल्कियत होनी चाहिए, ये पैसे मेरी मिल्कियत होनी चाहिए। ये हमारा मामला जब होगा तो ये पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर वो बकरी है अलमुजज़ वालों की और पैसे मेरे बेटे के, अब जनाब सकलैन साहब कहते थे ये मैं बकरी बेचता हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं ख़रीदता हूँ, मैंने पैसे उनके उठाए बग़ैर इजाज़त के और आपने भी बकरी अलमुजज़ वालों की मुझे दे दी बग़ैर इजाज़त के। अब इसमें सीगा हमने पढ़ा, आपने पढ़ा बेतुल शात, मैंने बकरी बेची, मैंने भी कहा इश्तरी तो शात, मैंने बकरी ख़रीद की, मैंने आपको पैसे भी दिए। ये हमारी बै कहते हैं मुतवक्किफ़ है किस पर? मालिक की इजाज़त पर। अगर बकरी के मालिक ने कहा कि भाई आपने बेच दी, कोई मसला नहीं यार, दोस्ती में से होता है, मैं आपका मामला तोड़कर आपकी इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। या मेरा बेटा कहता है कि बाबा आप मेरे वालिद हैं, आपने अगर मेरे पैसे उठाकर बकरी ख़रीदी है तो कोई मसला नहीं, मैंने इजाज़त दे दी। तो अब ये जो इजाज़त है ये आकर इस अक़द को बिल्कुल क्लियर कर देती है कि ये अक़द ठीक है। इजाज़त से पहले ये अक़द मुतज़लज़िल था। मुतज़लज़िल का मतलब ये कि हाँ हो सकता है सही हो सकता है सही ना हो। अगर इजाज़त नहीं मिली तो ये बातिल होगा और अगर इजाज़त मिल गई तो ये सही होगा। तो नतीजे में जब तक इजाज़त नहीं मिली तब तक न इस अक़द को आप सही कह सकते हैं न इसको बातिल कह सकते हैं। बात वाज़ेह हो गई। अब इजाज़त आने के बाद इस इजाज़त को हम क्या माने? दो एहतमाल हो सकते हैं, या इजाज़त नाक़िला होगी या काशिफ़ा होगी। बेटा काशिफ़ा का मतलब ये है कि इजाज़त आगे क्लियर करती है, खोल देती है कि जिस दिन अक़द हुआ था उस दिन से ये मामला ठीक है। लेकिन इजाज़त नहीं थी इसलिए ये हमारे लिए एक मुअम्मा बना हुआ था। ये हमारे लिए यूँ समझें कि एक जो है क्या है, तरद्दुद वाला फ़ैसला था। तो इजाज़त ने आकर हमारे लिए सिर्फ़ ये वाज़ेह किया है कि ये माज़ी के ज़माने से ही अक़द ठीक है। अब अगर इजाज़त को आप काशिफ़ा मानेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है? यानी जिस दिन से अक़द हुआ और आज इजाज़त मिली, इसके बीच में बकरी से जो भी आपको फ़ायदा हासिल हुआ वो मुश्तरी की मिल्कियत होगा, ख़रीदार की मिल्कियत होगा, क्योंकि अक़द तो पहले ही था। अक़द के तमाम अरकान मौजूद थे, ईजाब भी था, कबूल भी था, अरबियत में भी था, माजी में भी था, सब के सब शराइत मौजूद थे। सिर्फ़ एक इजाज़त कम थी। जब इजाज़त मिली तो गुज़श्ता अक़द ने अपना असर किया और उसी ने गुज़श्ता ज़माने से अक़द को ठीक कर दिया इजाज़त ने।
ٹھیک. اور اسی طریقے سے آپ نے جو مجھ سے وہ سمن لی تو اس پیسے کے ذریعے آپ نے بھی جا کے کاروبار کیا. 5,000 کی آپ نے بکری بیچی, اجازت آنے تک 5,000 سے آپ نے 10,000 تک کما لیے. اب اجازت کاشفہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمائی بھی آپ کی ہے, بیچنے والے کی. اور اگر ہم اس کو ناقلہ مانتے ہیں تو ناقلہ کا مطلب ہے کہ جس دن وہ عقد ہوا تھا وہ عقد کسی اثر کا جو ہے حامل نہیں تھا, بلکہ جب ابھی اجازت ملی ہے تو بکری ابھی آپ کی ملکیت ہوگی, اور وہ جو آپ مجھے جو ہے کیا ہے میں نے جو آپ کو پیسے دیے اس کے آپ ابھی مالک ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بکری کے جتنے فوائد تھے وہ اس کے اصل مالک کے ہوں گے جب تک اجازت آئی ہے, اور پیسے کے بھی جتنے فوائد ہیں وہ پیسے کے مالک کے, یعنی میرے بیٹے کے ہوں گے, وہ آپ کے نہیں ہوں گے. بات واضح ہو گئی. خوب, تو یہ بات یہاں پر جو ہے کیا ہے میرے خیال میں ختم. تھوڑا بہت جو ہے کیا ہے دقت طلب ہے, اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں, دقت طلب ہے, اور کتاب کا 1 صفحہ لگ بھگ ہے. تو یہ ہم عبارت پڑھتے ہیں, پھر دیکھیں اگر آگے آپ کو جو ہے کیا ہے جناب شوق ہوگا تو پڑھیں گے, نہیں تو یہیں پر ہم اکتفا کریں گے. وَيُشْتَرَطُ فِي اللُّزُومِ میں, اور شرط ہے عقد کے لازم ہونے میں, الملک, ملک نہیں پڑھنا بیٹا, الملک. الملک دیکھیں یہ نام یاد رکھ لیں بیٹا کہ عوض اور معوض, یا یوں کہیں عوض اور معوض. عوض وہ پیسہ ہے جو اس کے بدلے میں ہمیں مل رہا ہے, وہ معوض ہے. یا ہم کہیں مبیع اور سمن, مبیع یعنی جو چیز بیچی گئی, ٹھیک, سمن جو اس کے عوض میں رقم ادا کی گئی. کہتے ہیں وہ دونوں ملکیت ہونی چاہیے. لکل من البائع, بائع کی ملکیت ہونی چاہیے کیا, مبیع, والمشتری, اور خریدار کی ملکیت ہونی چاہیے کیا, وہ رقم جو اس نے ادا کی ہے. لما ینقلہ من العوض, بھائی کس کے مالک ہوں, لما اس چیز کے مالک ہوں, ینقلہ جو دوسرے شخص کی طرف نقل کرتے ہیں, من العوض یہ ما کو واضح کر رہا ہے. لما میں جو ما ہے نا, کہتے کون سی چیز نقل کر, کہتے عوض. آپ پیسوں کے بدلے مجھے بکری دے رہے ہیں, میں بکری کے بدلے میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں. او اجازت المالک, یا ایسا ہے کہ آپ جو ہے اس منقول چیز کے مالک نہیں ہیں, مالک کوئی اور ہے, تو مالک اجازت دے دے. فبدون ہی, تو اجازت کے بغیر. بیٹا بدون ہی کی ضمیر میں نے کہاں پلٹائی, شاباش. تو اجازت بظاہر مونس ہے, اس کی طرف مذکر کی ضمیر کیوں گئی, اس لیے کہ اجازت مصدر ہے, اور مصدر کی طرف جو ہے کیا ہے مذکر مونس کی ضمیر پلٹ سکتی ہے. یقع العقد, اگر بغیر اجازت کے آپ نے معاملہ کیا ہے تو یہ عقد متوقف ہوگا, واقع ہوگا موقوفاً علی اجازت المالک. مالک اگر اجازت دے گا تو عقد صحیح ہوگا, ورنہ عقد صحیح نہیں ہوگا. لا باطلا من اصل ہی. ثقلین صاحب آپ اپنی کتاب پہ توجہ کریں, ہم اس عقد کو اصل سے باطل نہیں کہیں گے, بلکہ یہ عقد ڈگمگا رہا ہے. اگر اس کو نیچے سے اجازت مالک کی ٹیک آ گئی, سپورٹ آ گئی, تو یہ عقد ٹھیک ہو جائے گا. علی اشہر القولین, 2 قول میں سے مشہور قول یہی ہے. وہی, اب دیکھیں پھر ہی کی ضمیر آ گئی, یہ کہاں پلٹ رہی ہے, اے الاجازت, اجازت کون سی, اللاحقۃ, وہ اجازت جو بعد میں آئی ہے. بیٹا کس کے بعد آئی, عقد کے بعد. عقد تو ہم لوگوں نے کر دیا, مثلا جمعے کے دن, اجازت بعد میں آئی. من المالک, وہ اجازت بھی کون دے گا, مالک. کاشفتن, یہ اجازت کشف کرتی ہے ان صحت العقد, کہ بھائی یہ عقد صحیح تھا, کب سے, من حین وقوعہ, جس دن سے واقع تھا, صرف اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. لا ناقلہ, اس اجازت کو ہم نقل کرنے والا نہیں کہیں گے, لہو, کہ یہ اس عقد کو نقل کرتی ہے, من حینہا, جب یہ اجازت مل رہی ہے. یعنی اگر اجازت ابھی ملی تو یعنی ابھی یہ اجازت نقل کرتی ہے, میرے پیسے کو آپ کی طرف اور اس بکری کو میری طرف.
लिअन्न सबब नाक़िल, ये लिअन्न में इल्लत बता रहे हैं बेटा काशिफा होने की। ये इजाज़त काशिफा क्यों है? कहते इसलिए कि वो सबब जो नकल करता है किसको, लिल मिल्क, कि बकरी आपकी मिल्कियत से या बकरी मालिक की मिल्कियत से मेरी तरफ नकल हो वल अक़दो, वो सबब जो नकल करने वाला है बेटा वो क्या है, अक़द। और अक़द की हमने तारीफ़ क्या की थी, ईजाब और कबूल को। अल मशरूत बिशराइत ही, उस अक़द में तमाम शराइत पाए जाते हैं, यानी दोनों बालिग भी थे, दोनों आकिल भी थे, ममनू मिन तसर्रुफ़ भी नहीं थे। व कुल्लुहा कानत हासिलतन, कुल्लुहा की ज़मीर बेटा कहाँ जाएगी, शराइत की तरफ, और सब शराइत मौजूद थे इल्ला रज़ा उल मालिक। बेटा अब इस्तिस्ना का इराब मैं भूल गया हूँ क्योंकि अब हम दूर हो गए ना, ये आपको देखना है कि जुमले मुस्बत में मुस्तस्ना मंसूब होता है, मरफू होता है। मुझे बस ऐसे अच्छा लगता है कि मैं रज़ा को मरफू पढ़ता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी मरफू पढ़ें। आपको मुस्तस्ना के बहस की तरफ भी जाना है। कलाम मुस्बत हो तो क्या हुक्म होता है, मनफी हो तो क्या हुक्म होता है, फिर मुस्तस्ना मिन ज़िक्र हो तो क्या हुक्म है, मुस्तस्ना मिन ज़िक्र न हो तो क्या हुक्म है। फरमाते हैं कि अक़द के सही होने की शराइत सब के सब मौजूद थे सिवाय मालिक की रज़ायत के। फ़इज़ा हसल शर्त, तो जब शर्त यानी रज़ायत हासिल हो गई तो अमल सबब ताम, तो वो सबब जो ताम था उस अक़द के लिए वो अमल करेगा। अमलहु, अपना अमल, वो उसका अमल क्या था, नकल मिल्क, कि भाई मिल्कियत मुंतकिल हो जाए। तो भाई क्यों हम कहते हैं कि ये इजाज़त काशिफा है, उमूमिल अम्र बिल वफ़ा बिल उक़ूद, इसलिए कि वो हुक्म जो आया है औफू बिल उक़ूद, कुरान मजीद में सूरह माइदा में आया है कि आप उक़ूद की वफ़ा करें। ये उमूमियत रखता है, यानी चाहे मालिक की रिदायत हो चाहे मालिक की रिदायत न हो, दोनों सूरतों में अक़द की वफ़ा करनी है। पर जब अक़द जुम्मे के दिन हुआ था तो जुम्मे के दिन से ही वफ़ा करनी है, ऐसा नहीं कि इजाज़त के बाद जाके वफ़ा करें। फ़लौ तवक्कफ़ल अक़दो अला अम्रन आखर, अगर अक़द अपने शराइत के अलावा किसी दूसरी चीज़ पर भी मुतवक्किफ़ हो, यानी हम यूँ कहें ईजाब और कबूल की कोई हैसियत नहीं जब तक इजाज़त न मिले, अगर इस तरीके से हो तो फिर क्या होगा, लाजिम आता है अल्लाह यकून अल वफ़ा बिल अक़द ख़ासा, तो फिर सिर्फ अक़द पर वफ़ा करना वाजिब नहीं है, बल्कि अक़द के साथ रिज़ायत हो तो वफ़ा करो, वरना वफ़ा की ज़रूरत नहीं। जबकि कुरान ने मुतलक कहा औफू बिल उक़ूद, रज़ा की कुरान ने कैद नहीं लगाई है। बल हुवा मल आखर, बल्कि फिर तो लाजिम होगा कि अक़द के साथ दूसरी चीज़ यानी रिज़ायत भी हो तो उसकी वफ़ा करनी होगी। ये काशिफा वालों की बेटा दलील थी। वो वजह सानी, सानी से मुराद क्या है, वो लोग जो इजाज़त को नाक़िला मानते हैं उनकी भी तो कोई दलील होनी चाहिए। मौला अमीर का फरमान है कूनू अबना दलील, आप दलील के बेटे बने, यानी बगैर दलील के कोई बात नहीं माने। अभी आप तौज़ील मसाइल के तो शागिर्द नहीं हैं कि जैसे मुज्तहिद ने फतवा दी आपने आंखें बंद करके कबूल कर ली, अभी लुम्मा के शागिर्द हैं। तो अभी आपको दलील पूछने का भी हक़ है, और अगर हम आपसे पूछें तो हमें भी हक़ है। अब वो अशख़ास जो कहते हैं कि इजाज़त नाक़िला है, फरमाते तवक्कुफ़ तासीर अलैह, भाई पूरे अक़द का असर करना मुतवक्किफ़ है अलैह इजाज़त पर। जैसे सालन का नमकीन होना मुतवक्किफ़ है नमक पर, जब तक नमक नहीं पड़ेगा तब तक वो नमकीन नहीं होगा। इसलिए आप भली ईजाब करें कबूल करें बालिग आकर, जब तक इजाज़त नहीं मिलती तो ये अक़द कोई असर नहीं करेगा। फ़कान, तो हो जाएगी इजाज़त का जुज़ सबब, गोया कि इस अक़द के सबब का जुज़ इजाज़त भी है, तो जब तक जुज़ नहीं आएगा कुल कोई असर नहीं करेगा। वतज़हरुल फ़ाइदतो, फरमाते हैं इस काशिफा और नाक़िला का फ़ायदा कहाँ पर ज़ाहिर होगा, फरमाते फिर निमा में होगा। यानी अगर उन एवज़ैन का कोई फ़ायदा हासिल हुआ बेटा, काशिफा की सूरत में वो फ़ायदा उन लोगों का होगा जिनकी तरफ ये एवज़ नकल हुआ है, नाक़िला की सूरत में ये फ़ायदा असल मालिक का होगा, जिनकी तरफ नकल हुआ है उनका ये फ़ायदा नहीं होगा। फ़इन जअलनाहा काशिफ़तन, अगर हम इजाज़त को काशिफा मानते हैं,
फन्निमाउल मुनफसिल, तो वो निमा जो इस एवज से जुदा हुई। बेटा निमा की दो किस्में होती हैं, तवज्जो, एक निमाए मुत्तसिल, एक निमाए मुनफसिल। निमाए मुत्तसिल दुबली बकरी थी, उसको आपने अच्छा घास खिलाया, फिर मदरसे की रोटी खिलाई, अब वो मोटी हो गई। पहले सिर्फ हड्डियां थी, अब गोश्त हो गई। तो पहले उसकी कीमत 5,000 थी, लेकिन अब उसके मोटापे की वजह से उसकी कीमत 10,000 हो गई। तो ये निमाए मुत्तसिल है। निमाए मुनफसिल जो उससे फ़ायदा जुदा हुआ है, मसलन उसका आपने दूध निकाला है, उसने बच्चे दिए हैं, या आपने उसके बाल काट कर, पुराने ज़माने में बकरी के बालों से भी कुछ बनाते थे, कंबल टाइप की चीज़ें, वो निमा जो जुदा हुई है, और वो निमा जो कि अल-मुतखल्लिल बैनल अक़द वल इजाज़ा, अक़द और इजाज़ा के बीच में बेटा फासला हुई है। मसलन अक़द जुम्मे को हुआ, इजाज़त इतवार को मिली, तो जुम्मे से इतवार तक आपने जो दूध निकाला, खूब अल-हासिल मिनल मबी, आपके पास बै है या मबी है? मबी, वो फ़ायदा जो मबी इसे हासिल हुआ, मबी यानी जो चीज़ बेची गई, यानी बकरी से जो हासिल हुआ, लिल मुश्तरी, वो निमा किसकी होगी? मुश्तरी की होगी। वह निमा और समन अल मुअय्यन, और अगर उस समन से भी आपने फिर जाके कुछ कमाया है और फ़ायदा हासिल हुआ है, वो लिल बाय, वो बाय का होगा। या कभी कभी एवज़ का पैसे होना ज़रूरी नहीं है, मैंने आपसे बकरी ख़रीदी और मैंने आपको भेड़ एवज़ में दी, कीमत के तौर पर मैंने भेड़ दी है, ठीक, तो अब इस भेड़ के भी फ़वाइद हो सकते हैं। उसकी पश्म आपने काटी है, उसने भी दूध दिया है, तो वो किसकी हो जाएगी? बाय, बेचने वाले की हो जाएगी। वलौ जअलनाहा नाकिलतन, लेकिन अगर हम इस इजाज़त को नाकिला कहें, फ़हुमा, तो फिर जनाब मबी और समन के जो फ़ायदे होंगे लिल मालिकिल मुजीज़, वो उस मालिक के होंगे जो इजाज़त दे रहा है। बकरी का मालिक अभी इजाज़त दे रहा है, तो अभी तक बकरी के फ़ायदे उसी मालिक के होंगे। समन का मालिक भी अभी तक इजाज़त दे रहा है, तो अभी तक जितने फ़ायदे हासिल हुए हैं, नाकिला की सूरत में वो फ़ायदे बाय के नहीं होंगे, बल्कि उस समन के मालिक के होंगे। सुम्मा इन इत्तहदल अक़दो, बेटा तवज्जो, तवज्जो मेरी तरफ हो। फिर फरमाते हैं कि ये जो मैंने आपसे बकरी ख़रीदी और आपको एवज़ में कुछ दिया, वो बकरी किसी और की थी। वो बकरी जैसे ही मैंने ख़रीदी, वो मैंने अल-मुजज़ वालों को बेच दी। फिर अल-मुजज़ वालों ने वो बकरी स्यूती वालों को बेच दी। फिर स्यूती वालों ने वो बकरी जो है समदिया वालों को बेच दी। अब उस बकरी पे कई सारे मामले हो गए। अब बकरी का मालिक जागा, वो कहते ये क्या हुआ, मेरी बकरी कहाँ से कहाँ तक चली गई। अगर वो सब उकूद की इजाज़त देता है तो सब अक़द सही होंगे, बात वाज़ेह हो गई। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं पहले अक़द की इजाज़त देता हूँ, जब उसने मेरे वाले अक़द की इजाज़त दे दी तो भी पिछले मामले ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, क्योंकि वो बकरी मेरी हो गई। अब वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं मुजज़ वालों को बेचूँ या किसी को बेचूँ। लेकिन अगर वो बकरी का मालिक कहता है कि मैं रहमानी वाले मामले की इजाज़त नहीं देता, मैं अल-मुजज़ वालों के मामले की इजाज़त देता हूँ, तो रहमानी वाला मामला बातिल हो जाएगा, फिर अल-मुजज़ वालों का मामला सही हो जाएगा। यानी फिर अल-मुजज़ वालों ने जो मुझे पैसे दिए थे वो मैं मालिक को दे दूँगा, और मालिक को जो मैंने अपने बेटे के पैसे उठा कर दिए थे वो उसे वापस कर लूँगा। तो आप कहेंगे इसका फ़ायदा, भाई मुमकिन है मैंने 5,000 की ख़रीदी हो वो बकरी, मैंने अल-मुजज़ वालों को 10,000 की बेची है। अब अगर वो मेरे मामले की इजाज़त देगा तो वो 10,000 मेरे होंगे, लेकिन अल-मुजज़ वालों के मामले की इजाज़त देगा तो वो 10 के 10,000 बकरी के मालिक को मिलेंगे, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। हो, अगर समन वाला इजाज़त देता है, वो भी कहता है कि मैंने सब की इजाज़त दे दी, तो मामला ठीक है, फिर समन वाले की तरफ से भी एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर समन वाला कहता है कि मैंने अल-मुजज़ वालों को इजाज़त दी, तो इसका मतलब ये है कि ये मामला जो है क्या है, फिर कुछ हिस्सों में सही होगा और कुछ हिस्सों में मामला क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। खूब फरमाते हैं व इन अजाज़ अहदहुमा, अगर उनमें से अहदहुमा, उनमें से कोई एक इजाज़त देता है,
फ़इन कानल मुस्मन सहफ़ मुजाज, या अहदहुमा, दो अक़द हुए थे, उनमें से एक की इजाज़त दी, तो कहते हैं वो इजाज़त अगर मुस्मन में मिली है, मुस्मन यानी मबी, जो चीज़ बेची गई, सहफ़ मुजाज, तो जिसकी इजाज़त दी गई है, मुजाज बेटा इसमें मफूल का सीगा है, वो भी सही होगा। वमा बादहु मिनल उक़ूद, जो रहमानी को इजाज़त दी तो वो भी सही, और उसके बाद भी जितने उक़ूद हैं वो सब सही होंगे। अब समन या समन की वो इजाज़त देता है तो सह वमा कबलहु, तो अलमुजज़ की इजाज़त दी तो अलमुजज़ और उससे पहले जितने अक़द हुए थे वो सही, उसके बाद वाले अक़द सही नहीं होंगे। वल फ़र्क, भाई क्या फ़र्क है कि आप कहते हैं कि मबी की इजाज़त में बाद वाले अक़द सही होंगे, समन की इजाज़त में पहले वाले अक़द सही होंगे, पहले वाले जो इजाज़त से पहले वाले हैं। अन्न इजाज़तल मबी, बेतहकीक जब मबी की इजाज़त दी गई कि रहमानी को बकरी दी, ठीक है, तू जेबो, ये इजाज़त सबब बनती है इंतकालहु, कि ये मबी मुंतकिल हो जाए, अन मिल्किल मालिकिल मुजीज़, उस मालिक की मिल्कियत से। कौन सा मालिक? अल मुजीज़, जिसने इजाज़त दी, इलल मुश्तरी, रहमानी की तरफ चला जाए। फ़तसिहुल उक़ूदुल मुतअख़िरतु अन्हु, तो पहले अक़द के बाद, ठीक है, जितने भी उक़ूद हैं वो सब सही हो जाएंगे। व तबतुल साबिक़तु, लेकिन अगर उसने अलमुजद वालों की इजाज़त दी है तो अलमुजद से पहले जो रहमानी के साथ अक़द था वो बातिल हो जाएगा। ले अदम इजाज़त है, इसलिए कि रहमानी वाले अक़द की इजाज़त नहीं दी गई है। व इजाज़त समन, और अगर समन का मालिक इजाज़त देता है तू जेबो, तो ये इजाज़त सबब बनती है इंतकालहु, कि ये समन मुंतकिल हो जाए इला मिल्किल मुजीज़, ठीक, मुजीज़ की मिल्कियत की तरफ। फ़तबतुल तसर्रुफ़ातुल मुतअख़िरतु अन्हु, तो उस इजाज़त के बाद वाले जितने उक़ूद होंगे वो बातिल हो जाएंगे। हैसो लम युजिज़हा, जब बाद वालों की इजाज़त न दे। व तसिहु साबिक़तु, इस इजाज़त से पहले वाले जितने अक़द हैं वो सब सही हैं। लिअन्न मिल्क समन मुतवस्सित, इसलिए कि इजाज़त देने की वजह से बीच वाला बंदा इस समन का मालिक हो जाएगा। तो यतवक्कफ़ु अला सिहतिल उक़ूद साबिक़ा, यानी तवज्जो, अगर वो स्यूती वालों की इजाज़त देता है तो स्यूती वालों की इजाज़त देना ये दलील है कि उससे पहले वाले अक़द सही हैं। खूब, तो ये जो है क्या है, कहते हैं कि मुतवक्किफ़ है कि पहले वाले अक़द सही हों। व इल्ला, अगर पहले वाले उक़ूद को हम सही न माने, लम युमकिन तमल्लुक ज़ालिका समन, फिर तो मुमकिन ही नहीं है कि बीच वाला बंदा उस समन का मालिक बने। हाज़ा इज़ा बीअतिल अस्मान फ़ी जमीअल उक़ूद, भाई किताब की तरफ तवज्जो करें, लगता है कि मतलब ज़रा पेचीदा लग रहा है तो फिर यूट्यूब को भी सहारा लेना पड़ेगा। ये उस सूरत में जब असमान यानी मबी भी बिकती गई और समन भी बिकता गया। वैसे तो असमान बेटा जमा है, यानी मैंने आपसे ख़रीदा, फिर आपने वो समन किसी और को दे दी, मैंने बकरी वो किसी और को दे दी। फ़ी जमीअल उक़ूद अम्मा लौ तअल्लक़तिल उक़ूद बिसमनिल अव्वल, लेकिन अक़द पहली समन के साथ ही ताल्लुक़ रखते हैं मिरारन कई मरतबा। कान कल मुस्मन, तो फिर ये समन वाला अक़द भी मुस्मन वाले अक़द की तरह हो जाएगा। फिर सिहत मा उजीज़ व मा बादहु, सही हो जाएगा वो अक़द जिसकी इजाज़त दी गई, व मा बादहु, और उसकी जो इसके बाद वाले हैं। वहादल कैद, फरमाते ये जो आपने आके कैद लगाई कि अगर पहली समन पर उक़ूद कई सारे हों, वारिदुन, इसमें गोया के एतराज़ होता है अल्लामा अतलक़हुल जमी, सब ने कहा था कि समन की इजाज़त उसके माक़बल वाले को सही करती है, जबकि आपने ये सूरत बताई कि सिर्फ समन पर अगर उक़ूद वाक़े हुए हैं तो इजाज़त माँ बाद वालों को सही करती है, जबकि पहले कहा कि माँ कबल वालों को सही करती है। कहते हैं ये हमें एतराज़ है इस मसले में, कमा फस्सलना हो अव्वलन, जैसे कि हमने इसकी तफसील आज के ही दर्स में बता दी। मिसाल हो, भाई मिसाल दे दें, लौ बा मालल मालिक बेसौबिन, मसलन आपने किसी की बकरी बेची बेसौबिन, एक कपड़े के साथ, तो बेटा सौब क्या हो गया? समन, और वो बकरी क्या हो गई? मुस्मन। सुम्मा बा सौब बेमेअतिन, फिर बकरी मेरे पास ही रही, आपने वो कपड़ा बेच दिया 100 दिरहम में। सुम्मा बाअहुल मुश्तरी बेमेअतिन,
پھر جس دوسرے بندے نے کپڑا خریدا تھا اس نے پھر وہی کپڑا 200 میں بیچا، ثم باعہ، پھر اسی کپڑے کو اس تیسرے بندے نے بیچا ب300 300 میں، فاجاز المالک عقد الاخیر، پھر مالک نے آ کے 300 والے کے عقد کی اجازت دے دی، فإنہ، بتحقیق یہ اجازت لا یقتضی، تقاضا نہیں کرتی اجازت ما سبق، کہ پہلے والے عقد صحیح ہوں، بل لا یصح سوا ہو، بلکہ آخری عقد کے علاوہ پہلے والے عقد صحیح نہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں، نتیجے میں کپڑے کے مالک کو اب 300 ملیں گے۔ ولو اجاز الوسط، اور اگر وہ 200 والے عقد کی اجازت دیتا ہے تو صح، تو یہ بیچ والا صحیح ہوگا، وما بعدہ، اور اس کے بعد والا جو ہے کیا ہے صحیح ہوگا، کل مسمن، جیسے مسمن میں ہم نے کہا تھا۔ نعم لو کان قد باع ثوب بکتاب، ہاں اگر کوئی شخص وہ کپڑا بیچتا ہے کتاب میں، پھر ثم باع الکتاب بسیف، پھر وہ کتاب کو بیچتا ہے تلوار میں۔ اب دیکھیں ہر عقد میں وہ ثمن بکتی جا رہی ہے، پہلے والی ثمن نہیں، پہلے والی کی ثمن تھی بیٹا کتاب، پھر کتاب کو ہم نے بیچا کس کے ساتھ؟ تلوار کے ساتھ۔ ثم باع سیف بفرس، پھر وہ تلوار ہم نے گھوڑے کے بدلے میں بیچی۔ فاجازت بیع السیف بالفرس، پھر وہ اجازت دیتا ہے کہ یہ جو تلوار آپ نے گھوڑے کے ساتھ بیچی میں اس کی اجازت دیتا ہوں، تقتضی، تو یہ اجازت تقاضا کرتی ہے اجازت ما سبق من العقود، کہ بھائی جو پہلے والے عقود تھے وہ سب کے سب صحیح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلوار کا یہ مالک بنا ہے تبھی تو تلوار کی اجازت دیتا ہے۔ انما یملک السیف، یہ تلوار کا مالک بنے گا اذا ملک العوض، جب اس تلوار کے عوض کا یعنی گھوڑے کا مالک بنے گا، الذی اشتری بہ وہو الکتاب، فرماتے یہ وہ عوض ہے جس کے ذریعے خرید کیا گیا تھا کتاب کو، ولا یملک الکتاب، اور یہ کتاب کا مالک نہیں بنے گا مگر یہ کہ کتاب کے ثمن کا مالک بنے، الا اذا ملک العوض الذی اشتری بہ، وہ عوض جو خرید کیا گیا وہ ثوب، وہ کپڑا ہے، فہنا یصح ما ذکروہ، تو یہاں پر بیٹا صحیح ہے وہ بات جو انہوں نے ذکر کی کہ وہ ثمن اور اس کے ما قبل والے عقود ٹھیک ہوں گے، ما بعد والے عقود صحیح نہیں ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔